बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज का प्रोग्राम हमने आपको दोपहर में वादा किया था कि कुछ इनसाइड स्टोरीज़ हम आपको सुनाएंगे और बहुत स्टोरीज़ आज हमारे पास हैं। पार्लियामेंट की राहदारियों में भी थी और प्रेसिडेंसी के अंदर भी, और इसके अलावा जो कोर कमेटी के इजलास हुए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का पार्लियामेंट्री कमेटी का जो इजलास हुआ उसके अंदर भी कुछ फैसले हुए। सो बहुत आज अहम दिन पाकिस्तान की सियासत का है, जिसमें कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान अब मुजरिम हो चुके हैं और उनको सज़ा भी सुनाई जा चुकी है। उसके बाद कोर कमेटी का अहम इजलास हुआ जिसके अंदर अहम फैसले हुए। नंबर 1, वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी नहीं होंगे और ना ही वज़ीर आज़म से इस्तीफ़ा तलब किया जाएगा। अगर रेफरेंस या कोई पॉइंट आउट करेगा अपोजिशन की जानिब से, उस मामले को भी भेजा जाएगा और उसके ऊपर जो लीगल प्रोसीजर है उसको फॉलो किया जाएगा। लेकिन ये फैसला तय कर लिया गया है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी ही वज़ीर आज़म रहेंगे। हमारे कुछ सदर मुमलिकत के बहुत करीबी साथियों ने हमें बताया कि सदर साहब ये फरमाते हैं कि अब मामला सियासी होगा और अब सियासी जंग का आगाज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करेगी। इसीलिए कोर कमेटी में आज ये भी मामला तय हुआ कि कल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाकायदा एहतजाज का आगाज़ भी करेगी। इसके साथ साथ आज सिर्फ ये नहीं बल्कि ये भी कहा गया है कि सारी इत्तेहादी जमातें वज़ीर आज़म के साथ खड़ी हैं और वज़ीर आज़म का वो साथ देंगे, किसी भी मामले पे हो लेकिन देंगे। इलेक्शंस के ऊपर अभी तक खामोशी है। कोर कमेटी में ज़राए ने बताया है कि ये कहा गया है कि 4 महीने तक इलेक्शंस को अवॉइड किया जा सकता है और किया जाएगा। यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आम इंतखाबात बहुत जल्द ऐलान करने का इरादा नहीं रखती। क्या अपोजिशन जमातें इसके लिए तैयार हैं? कैसे मनवाएंगे तुरप के वो पत्ते जो कि जनाब जरदारी साहब खेल रहे हैं? किस अपोजिशन उन पत्तों को फेल करेगी? ये अब असल फैसला जो है वो अब अपोजिशन जमातों को करना है। उसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि आज जो फैसला हुआ है और फैसला आया है, इसको सियासी फैसला पीपल्स पार्टी ने करार दिया है और ना मानने से के हवाले से भी बात की है कि फैसले को नहीं माना जाएगा। एतजाज साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस ब्रीफिंग भी की, उसमें कुछ अहम नुकात भी डिस्कस किए जो कि आज के इस प्रोग्राम में हम उठाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बहस हो रही है कि क्या सदर नाअहल हो गए वज़ीर आज़म या नहीं नाअहल हुए, और यही वो नुक्ता है जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी ये क्लेम कर रही है कि ये फैसला जो आया है ये सियासी फैसला है, अदालती फैसला कतई तौर पर नहीं है। एतजाज साहब ने क्या कहा वो सुनते हैं और उसके बाद बात करते हैं। I have been tried of one offence and convicted of 2 offences. You have flouted the order, you have disobeyed the order. This is the charge that was against me. Insofar as the court's short order seeks to condemn the Prime Minister of scandalization or ridiculing the court, वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है। मुझे तो I was never, as a lawyer for 3 months I've been in the court, never put to trial. My client was never put to trial for scandalizing of the court. असल बात यह है कि एतजाज साहब ये फरमाते हैं कि सज़ा चोरी के मुकदमे पे कत्ल की सज़ा हुई है, यानी मामला कुछ और था, सज़ा कुछ और दी गई है। क्या कोर्ट ने ये फैसला खुद किया है और उनका जो कहना है वो इसका इस फैसले का दूसरा हिस्सा है जिसके अंदर सिविल जो डिसओबे है या जिस तरह से तौहीन अदालत है उसके, इसके ऊपर हम डिटेल बात करेंगे। लेकिन सवाल ये उठाएंगे कि क्या वज़ीर आज़म नाअहल हो गए? इस डिस्क्वालिफिकेशन जो कि आज कोर्ट ने अपने फैसले में किसी हद तक जिक्र किया लेकिन फैसला नहीं दिया, क्या वज़ीर आज़म नाअहल हो गए? मुजरिम वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी नहीं होंगे, फैसला पीपल्स पार्टी का, लेकिन इस पर अमल दरामद कैसे हो? अपोजिशन क्या करे? वज़ीर आज़म को सज़ा, सदर सियासी जंग लड़ने को तैयार। असल इम्तिहान इस वक्त अपोजिशन का है। इत्तेहादी सज़ा याफ्ता वज़ीर आज़म के पीछे क्यों, एक बहुत अहम सवाल है। तौहीन अदालत केस तफसीली फैसला क्यों नहीं आया 2 दिन गुजर जाने के बावजूद और आज का दिन भी गुजरने के बावजूद? क्या ये एक सियासी फैसला था? फैसला तो सुना दिया मगर मजीद मामला उलझा दिया। पीपल्स पार्टी अब ताकत का भरपूर मुजाहिरा करेगी, सियासी जंग का बाकायदा आगाज हो चुका। अब हम ये सवाल अपने
जो मेहमान हैं उनके सामने रखेंगे और इसको डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जस्टिस तारिक महमूद साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हमारे बहुत मोहतरम। उनके साथ मौजूद हैं ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, बहुत हमारे सीनियर और मोहतरम रहनुमा हैं और हम कहते हैं कि इनके जो स्टेट्समैन की क्वालिटीज़ हैं भरपूर तरीके से इनमें मौजूद हैं। उनके साथ मौजूद है जनाब सेनेटर सईद गनी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, बहुत गहरी निगाह है इनकी पाकिस्तान की सियासत के हवाले से, इनसे बात करेंगे। और शाह महमूद कुरैशी साहब, वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे टेलीफोन लाइन पर। सो जस्टिस साहब, पहले तो मुझे ये बताइए कि जो एतजाज साहब ने सवाल उठाया है वो दुरुस्त है कि मामला चोरी का था, सजा कत्ल की हुई? देखिए बीबी, चोरी कत्ल के केस में और कंटेम्प्ट के केस में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। मिसाल के तौर पर अगर चोरी का केस एस्टेब्लिश हो जाए और कत्ल का केस एस्टेब्लिश हो जाए ना, तो फांसी भी होती है और 7 साल 10 साल सजा भी होती है। कंटेम्प्ट का केस एक वाहिद केस ये है कि एक वायलेशन हुई, डिसओबीडियंस हुई, आपको नोटिस जारी किया कि ये हुक्म गया था, आपने अमल नहीं किया, ठीक है ना। वो आदमी आता है और कहता है हाँ जनाब ये मुझसे नहीं हुआ, लेकिन साथ अगर एक बात ये कह देता है कि जनाब ये मुझसे नहीं हुआ, मुझे टाइम दे दीजिए मैं कर लूंगा, तो अदालत गो के उसने ऑफेंस कमिट कर दिया, उसने कंसीड कर लिया, लेकिन अदालत जो है सजा नहीं देती। यहां पर हुआ ये कि आप ये देखें कि एक दफा उनको चार्ज किया, फिर दरमियान में साइमल्टेनियसली इंप्लीमेंटेशन का केस चल रहा था इसी बेंच के सामने, राइट। उसके बाद इनको एक ऑर्डर जारी हुआ और फरमाया कि इस एडवाइस को अब आप भूल जाएं, हमने आपकी बात सुन ली और आप इस एडवाइस से हट के इस पर अमल दरामद करें। उसका जवाब जो है उन्होंने लिख के भी दिया मैं नहीं करूंगा, उन्होंने मेलसी में भी जाके कहा, उन्होंने बहावलपुर में भी कहा, लाहौर कहा। तो बात यह कि कंटेम्प्ट के केस में सिर्फ वो ट्रांजैक्शन की बात नहीं होती, कंडक्ट की बात होती। एतजाज साहब बड़े मोहतरम हैं, एक सेंटेंस, बहुत मोहतरम है, वकील है, अपने वो अपील भी दाखिल करेंगे, ये उनका हक है, सारी बातें करें। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये मेरी मौजूदगी में जज साहिबान ने ये कन्फ्रंट किया था उनसे कि ये वो ऑफेंस है जिसमें न सिर्फ पास की बात होती है, प्रेजेंट की बात भी होती है, फ्यूचर की बात होती है। लेकिन सर जज साहब ये मुझे बताइएगा कि ये तो अगर आप कह रहे हैं ना मेलसी वाला अगर उठाना था उसके ऊपर तो एक नया चार्ज फ्रेम होना था, वो तो नहीं हुआ। अब मामला कुछ और है, मामला तो ये था कि वो उन्होंने रेडिक्यूल का तो कहीं जिक्र ही नहीं था और अचानक रेडिक्यूल के ऊपर फैसला आ गया। नहीं बीबी देखिए बात सुने, रेडिक्यूल ये मजाक नहीं हुआ, नहीं कोई मजाक, देखिए मेरी बात सुने, मैंने इसलिए कहा कि कंटेम्प्ट के केस में जिस वक्त किसी को चार्ज किया जाता है तो उसका जो कंडक्ट है उस प्रोसीडिंग में वो बहुत रेलेवेंट होता है, इन द फेस ऑफ कोर्ट होता है। लेकिन मैं इस डिटेल में नहीं जा रहा, ये जजमेंट आएगी, इसको इंतजार करें, सारी चीजों का जवाब दो। जजमेंट क्यों नहीं आई? आप नहीं आ जाएगी ना, कोई कानूनी बात थोड़ी है, सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सर ये फौजदारी मुकदमा था। नहीं डजंट मैटर। देखें ना, एक बात है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान को ये इख्तियार हासिल है कि वो जजमेंट जो है वो शॉर्ट ऑर्डर के जरिए कर सकते हैं और उसके बाद डिटेल रीजन देते हैं। ये कानूनी बात नहीं है, ये कोई पहली दफा नहीं, ये सारी दुनिया में होता है और पाकिस्तान में भी हमेशा होता है। आप एतजाज साहब के एतराज को मुस्तरद नहीं, मैं मुस्तरद करने वाला कौन होता हूँ? ये एतराज तो जाके वो करेंगे अदालत में, मुस्तरद करना ना करना अदालत का काम है। आपका ये कहना है कि वो गलत कह रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा, मैं गलत भी नहीं कह रहा। अब देखे ना, मुझे उनसे भी तो ना मरवाए ना खाम के लिए, क्योंकि एक चैनल में कह कर आया हूं तो वो उन्होंने कुछ कह दिया। अच्छा। आपने चूंकि सवाल किया ना, आप लोग भी तो बड़े जालिम लोग हैं ना, जितने पुराने नहीं तो आपने सवाल किया, अब मैं जवाब ना देता तो आप कहते हैं कि जनाब जवाब ही नहीं है, तो जवाब तो है भी इसका। सही। अच्छा, मैं सब ये सईद गनी साहब ने बात करनी है कि ये एतराज दुरुस्त है या नहीं है, लेकिन अब मुझे ये बताइए कि ये सियासी फैसला है या अदालती फैसला है सही मानो में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मतलब अदालत है लेकिन सियासी फैसला है, सॉरी। मैं ये देखिए, जो इस फैसले के टेक्निकल पहलू हैं उन पर तो जस्टिस तारिक साहब बात कर सकते हैं, या इनको अगर किसी ने कन्फ्रंट करना है तो उसे भी इनके पाए का वकील। हाँ, वो कम से कम मैं तो हूँ, वो हम में से और कोई नहीं है, इसलिए ये तनहा है और ये जो कह रहे हैं ठीक होगा, मैं इनको कैसे कन्फ्रंट करूँ? मेरी तो सियासी विकेट है, मैं उस पर बात कर सकता हूँ और वो इम्पोर्टेंट है। तो वो देखिए, मैं 2-3 नुक्ते उठाना चाहता हूँ। एक तो ये है कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वज़ीर आज़म साहब को जो सज़ा हुई है इस पर खुशी के शादियाने नहीं बजाने चाहिए। आज का जो दिन है ये एक बहरहाल अफसोसनाक दिन है कि मुल्क के मुंतखब वज़ीर आज़म जो है उनको तौहीन अदालत में सज़ा का सामना करना पड़ा है। और वो कहते हैं ना कि दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना, ये भी ज़हन में रखना चाहिए। और वैसे भी जब इस तरह की एक कन्फ्रंटेशन की फ़िज़ा बनेगी तो उससे फ़ायदा तो शायद किसी का नहीं होगा, क्योंकि माजरत के साथ अपने दोस्त से, मेरा अपना पीपल्स पार्टी के बारे में ये परसेप्शन है कि जब इन्हें हुकूमत मिलती है तो ये खासा बिगाड़ पैदा करते हैं, लेकिन लड़ने का फ़न जो है वो इनको बहुत अच्छा आता है, शायद किसी दूसरे से ज़्यादा बेहतर आता है। लड़ने में ये
مہارت رکھتے ہیں، ید طولہ مجھے تو تھوڑے آپ پپلیے سے لگ رہے ہیں نہیں، میں پپلیے نہیں، ایسی بات، حالانکہ آپ بالکل نہیں ہیں. اچھا مجھے یہ کہنا ہے کہ ہمارے لیے کچھ مسائل پیدا ہوئے ہیں. مسائل کیا ہیں؟ ایک صاحب ہیں جنہیں سزا ہو گئی ہے، محض الزام اب نہیں ہے، اور ملک کی اعلیٰ ترین عدالت نے سزا سنا دی، مجرم ہو گئے. وہ ان کو اپیل کا حق تو ہے، وہ بھلے اپیل کریں نہ کریں یہ ان کا معاملہ ہے، لیکن اخلاقی جواز حکمرانی کا بہرحال وہ کھو بیٹھے ہیں، انہیں مستعفی ہو جانا چاہیے. اور اگر وہ مستعفی نہیں ہوں گے تو آگے کچھ آئینی مشکلات پیدا ہونے والی ہیں. مثلا چیف الیکشن کمشنر کے تقرر کا مرحلہ آن پہنچا ہے، درست، اس پہ وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کی کنسلٹیشن جو ہے وہ اس وقت اس کا مرحلہ آیا ہوا ہے. تو مجھے بتائیے کہ ہمارے لیے کتنی دقت ہے کہ اگر ایک صاحب جو خود کنوکٹڈ ہو چکے ہیں اور جن کا ریفرنس جو ہے فائنل ڈیسیجن کے لیے جانا چاہیے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، اسی چیف الیکشن کمشنر کے آگے جانا ہے، اسی سے ہم کنسلٹیشن، اور یہ جائے گا ریفرنس، وہ تو ظاہر ہے وہاں تک جائیں گے نا. اب یہ کھینچیں گے 2.25 مہینے تقریباً، جو 4 مہینے کا انہوں نے ٹائم فریم پلان کیا ہے، اس میں کوئی 28-27 دن تو بنتے ہیں اپیل میں جو انہوں نے کیلکولیٹ کیے ہیں، پھر اسپیکر صاحبہ کے پاس 30 دن سے نیچے تو 2.25 مہینے تقریباً بن جاتے ہیں. پھر 90 دن الیکشن کمیشن میں 90 دن نہیں لگیں گے تو مہینہ تو لگ جاتا ہے. تو ان کے خیال میں 3-3.5 مہینے یہ کھینچیں گے اور بجٹ بھی نکالیں گے اس میں. پر ہمیں اس بات کا جواب چاہیے بینگ دی اپوزیشن، لیجٹیمیٹ اپوزیشن، کہ ہم چیف الیکشن کمشنر کے لیے اب کیا اس شخص سے رجوع کریں جسے سپریم کورٹ نے سزا سنا دی ہے اور جس کی فیٹ ڈیسائیڈ بھی چیف الیکشن کمشنر نے کرنی ہے، یعنی جس کے خلاف مقدمہ جانے والا ہے الیکشن کمیشن میں، اسی سے مشورہ کریں. اب آئینی بائنڈنگ تو یہی کہتی ہے. تو ہمیں بھی راستہ دیجئے اور اس جمہوری نظام کو چلنے دیجئے. آپ استعفیٰ دیجئے اور آپ جسے مرضی وزیر اعظم بنا لیں. اچھا یہ سعد بھائی، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اور یہ بعد میں نے ڈسکس کرنا ہے آپ کے ساتھ کہ یہ آج گو گیلانی گو کے نعرے لگائے ہیں، لیکن جو فیصلہ ہوا تھا کہ ہم ان کے آتے ہی واک آؤٹ کر جائیں گے، اس کا مطلب ہے PMLN کے اندر بھی ڈیوائیڈ ہے اور پارلیمنٹری جو پارٹی ہے اس کے اندر بھی کچھ فیصلے ہوئے. لیکن سعید غنی صاحب آپ یہ بتلائیے گا کہ یہ جو اب ساری بات ہو رہی ہے اس کے اندر واقعی یہ امپورٹنٹ ہے، آپ نے کنفرنٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، میڈیا کو بھی، باقی چیزوں کو بھی، پاکستان پیپلز پارٹی نے، اور کل آپ نے آغاز کر دینا ہے احتجاج کا بھی باقاعدہ. تو کیا پاکستان اس وقت اس سچویشن میں ہے کہ آپ ساری چیزوں کو پولیٹیکلی دیکھیں؟ ہر چیز کی سیاست کے اندر مطلب اخلاقیات بالکل ختم ہو گئے ہیں کیا؟ پہلی بات تو جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کنفرنٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور ہم لڑائی لڑنے کے لیے تیار ہیں اور کوئی پلانڈ ایک پروٹیسٹ کرنا شروع کر دیا، آپ کہہ رہی ہیں. ابھی تک میں پیپلز پارٹی کا ایک سینیٹر ہوں، میرے پاس کوئی ایسی اطلاع نہیں، میں کہہ رہا ہوں آپ کی اطلاع ہوگی، میرے پاس کوئی اطلاع نہیں. ٹھیک ہے جی. اور آج بھی مجھے پتہ چلا کئی شہروں میں کچھ مظاہرے ہوئے، لیکن یقیناً ظاہر ہے کہ ہمارے لاکھوں پارٹی کے سپورٹرز ہیں، ورکرز ہیں. جب اتنا بڑا فیصلہ آیا ہے تو کہیں نہ کہیں لوگوں نے ریئیکٹ کیا ہوگا اور انہوں نے احتجاج بھی کیا ہوگا. لیکن اس فیصلے میں کم از کم میں چیلنج تو نہیں کر سکتا جسٹس صاحب کی کسی بات کو، جو تھوڑی بہت انگریزی مجھے آتی ہے کیونکہ کورٹوں کے دھکے میں نے بڑے کھائے تو تھوڑا سا مجھے اندازہ ہے کیا ہوتا ہے. کم از کم میں اس فیصلے کو پڑھ کے تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ شاید ان کو جو سزا دی گئی ہے وہ آرٹیکل جو 5 ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس کا، اس کے تحت دی گئی ہے اور اس میں ان کو جو ہے وہ ڈسکوالیفیکیشن ان کے اوپر نہیں آتی ہے. لہٰذا تو آئینی طور پر، قانونی طور پر پرائم منسٹر صاحب پر کوئی ایسی پابندی نہیں ہے کہ وہ ریزائن کر دیں اور وزارت عظمت چھوڑ دیں. 3 راستے موجود ہیں. ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو سکتا ہے، وہ خود ریزائن کر سکتے ہیں. تیسرا راستہ یہ ہے کہ ریفرنس جو ہے وہ چلا جائے اسپیکر کے پاس اور پھر وہ الیکشن کمیشن کو بھیجیں اور وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے. یہ 3 چیزیں، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے ان کے پاس. اب اس کے جو اثرات ہیں یقیناً وہ تو سیاسی ہوں گے، فیصلہ بھلے عدالتی ہو، لیکن چونکہ ایک پرائم منسٹر کے حوالے سے فیصلہ ہے، ایک پولیٹیکل پارٹی کے ایک بڑے لیڈر کے حوالے سے فیصلہ ہے، تو اس کی امپلیکیشنز تو ہوں گی پولیٹیکل. لیکن اس میں جو ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ کم از کم اس پرائم منسٹر کو جس نے ججوں کو قید میں تھے آزادی دی، پھر ان کو ریسٹور کیا. مگر یہ تو کوئی نہیں نا، انہوں نے لکھا کہ وہ آزادی دیں گے، ان کی بات کو مانے کے بھی نہیں. مجھے پوری بات کریں، یہ تو کہیں نہیں، پوری بات تو کریں، میری پوری بات آپ سنتی تو آپ نہیں پوچھتی ہے. پھر اس کے بعد اسی پرائم منسٹر نے شاید تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہوگا کہ 1 مرتبہ نہیں 4 مرتبہ عدالت میں گئے اور بڑے تابعداری سے گئے. انہوں نے کوئی اکڑ نہیں دکھائی اور کوئی سج دج کے وہاں نہیں گئے. انہوں نے عدالت کا احترام کیا. ہمارے منسٹرز بھی جا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. لیکن یہ جس کنٹیمپٹ میں ان کو سزا ہوئی ہے وہ ہمیں افسوسناک اس لیے لگتا ہے کہ ایک طرف آئین میں آرٹیکل 248 بالکل واضح ہے اور پرائم منسٹر نے یہ کہا بھی کہ جی مجھے ایڈوائس بھیجی گئی، کہا گیا کہ آرٹیکل 248 کے ہونے، اس کی موجودگی تک سٹنگ پریزیڈنٹ کے خلاف آپ کوئی کیس نہ اوپن کر سکتے ہیں، نہ کوئی کیس ان کے خلاف دائر ہو سکتا ہے. تو میں نے تو آئین کی پاسداری کرتے ہوئے یہ ساری چیزیں کی ہیں، لیکن اتنے ویلڈ ایک پوائنٹ کے ہونے کے باوجود بھی یہ سزا دی گئی، یہ بڑی افسوسناک بات ہے. اور میں خواجہ صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. دیکھیں
میاں نواز شریف صاحب سے ہمارے اختلافات ہو سکتے ہیں سیاسی طور پر شدید، میں مخالف ہوں، وہ اپنی صحیح۔ جگہ ہے،